About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld, and one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No. He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." I said, "We're going to war with Iraq? Why?" He said, "I don't know." इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जंग वर्ल्ड वार 2 के खात्मे के बाद जो विक्टोरियस अलायंस था, जो वे जंग जीता था अलायंस, उसके अंदर दो बहुत बड़ी पावर्स थी, अमेरिकन और सोवियत यूनियन। और बाद में आगे चल के इन दोनों के दरमियान कोल्ड वार छिड़ गई थी। और इस कोल्ड वार का जो जंगी और मिलिट्री एस्पेक्ट है ना, उस पर आपको बहुत ज़्यादा मवाद आपको मिलेगा, मटेरियल, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इस पे वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज़ और टीवी जो प्रोग्राम्स हैं वो, और किताबें और मैगज़ीन्स, बहुत कुछ आपको इस पे छपा हुआ और रिकॉर्ड हुआ मिलेगा। लेकिन इसका जो असल पहलू था, जो असल जो जंग थी, वो जंग थी बेसिकली दो सिस्टम्स की, निज़ामों की जंग थी। एक तरफ कैपिटलिज्म था, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट निज़ाम था, दूसरी तरफ कम्युनिज्म था जिसको सोवियत यूनियन लीड कर रहा था। असल जो नीचे जंगें चल रही थी ना, मिलिट्री और ये सारा इसी अम्ब्रेला के नीचे हो रहा था, बेसिकली निज़ामों की जंग थी। अच्छा, इस जंग के खात्मे के बाद मुझे यूँ लगता है कि वेस्ट के अंदर बहुत सारे उनके जो इंटेलेक्चुअल्स थे, सवा चंद के, वो मेंटली बैंकरप्ट हो गए थे। शायद मतलब विक्ट्री का नशा इतना चढ़ गया दिमाग पे या क्या था खुदा जाने, लेकिन अजीब अजीब थ्योरीज देना उन्होंने शुरू कर दी। मिसाल के तौर पर एक थ्योरी आई थी पॉलिटिकल फिलोसोफर बहुत बड़े अमेरिका के, फ्रांसिस फुकुयामा साहब की। उनकी एक किताब आई थी 1990s में, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उसमें वो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे होते हैं, केस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं बुक में, कि देखें दुनिया में ना दो ही निज़ाम थे, हम थे और सोवियत यूनियन वाले थे, तो हम जीत गए। अब जब हम जीत गए तो इसका मतलब है आगे की जितनी भी हिस्ट्री है, ये मॉडर्न टाइम्स है, तो आगे जितनी भी हिस्ट्री होगी ना उसमें हम ही डोमिनेट करेंगे वेस्ट वाले, और सारी दुनिया जो है उसको हम ही लीड कर रहे होंगे आगे। बस ऐसे ही है, क़यामत तक ऐसे ही दुनिया चलती रहेगी। ये उन्होंने बाकायदा थ्योरी बिल्ड करने की कोशिश की थी। अच्छा, ऐसा नहीं कि सारे के सारे ऐसे ही थे ताकत के नशे में, कुछ सेंसिबल लोग भी थे, जैसे सैमुअल पॉल हंटिंगटन साहब जो थे, उन्होंने थोड़ा सा अलग ख्याल पेश किया था बाद में कि नहीं, ऐसा नहीं है, आगे चलकर ये जो दीगर सिविलाइजेशंस हैं इनके साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। और उन्होंने एक बड़ी मशहूर ज़माना किताब लिख दी थी क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस की, जिसके अंदर वो कहते हैं कि इस्लामिक सिविलाइजेशंस और चाइनीज़ जो हैं ये मिल जाएंगे एक पॉइंट पे और हमें इनके साथ फिर भिड़ना पड़ेगा वेस्ट वालों को। तो वो जो एंड ऑफ हिस्ट्री वाली थ्योरी थी, बहुत सारे अमेरिका के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स थे वो इस पे बिलीव करते थे। और उसके बाद आप देखें कि उन्होंने जो कुछ फैसले किए हैं वो भी अजीब व गरीब किस्म के हैं, और वो फैसले देखकर तो यूँ ही लगता है कि इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि आगे चल के कोई राइवल भी पैदा होगा हमारा। मिसाल के तौर पर आप ये देखें, जो 9/11 हुआ, अब वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं उस पर, कुछ कहते हैं ये खुद ही करवाया गया था। लेकिन मैं एक नेटो के कमांडर की स्टेटमेंट आपको दिखाता हूँ, ये 9/11 के 10 रोज़ के बाद की है। वो कहता है मैं पेंटागन गया और मुझे एक टॉप ऑफिशियल ने कहा कि सर थोड़ा सा इधर कोने में आइए, आपसे बात करनी है। नेटो का कमांडर, हाँ। तो मैं उधर गया तो मुझे कहता है कि आपको पता है हम ना इराक पे जंग करने वाले हैं 9/11 के 10 रोज़ के बाद। तो मैंने कहा इराक पे जंग क्यों? तो कहता मुझे नहीं पता, जंग करने जा रहे हैं और इसको नहीं पता था। वो कहता है कि कुछ दिन के बाद हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजें घुस गई हमारी। तो मैंने कहा यार हमें तो इराक जाना था, तो इधर किधर पहुंच गए अफ़गानिस्तान के अंदर? तो कहता है कि देखिए ना, हमें 5 सालों में 7 मुल्कों को दबड़दूस करना है। अब क्या लॉजिक है, क्या इसके पीछे थी, कुछ नहीं पता, ऐसा ही बस फजूल में। ये तरह इनकी क्लिप सुनिए, ये नेटो के कमांडर है उस वक्त के, और इनको यार देखिए, वेस्ट वालों का दिमाग देखिए। अब इस तरह के जो फैसले हैं ना, ये असल में तभी हो सकते हैं जब आपको श्योरिटी हो कि आगे दूर दूर तक किसी किस्म का कोई राइवल पैदा नहीं होगा, तभी आप इस तरह के ब्लंडर्स करते हैं। बिना सोचे समझे जंगे स्टार्ट कर देना और फिर उनके अंदर अरबों खरबों रुपए वेस्ट कर देना, ये आप तभी करते हैं जब आपको पता हो कि आगे कुछ भी नहीं है, हम ही हमें बस क़यामत तक। About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld, and one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No. He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." I said, "We're going to war with Iraq? Why?" He said, "I don't know."
He said, I guess they don't know what else to do. I said, well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda? He said, no. He says, there's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we got a good military and we can take down governments. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. I said, is it classified? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. अब देखें ये सूरत हाल है कि कई तरह की जंगें अमेरिका ने स्टार्ट की, लेकिन इसके बाद देखें कि चाइनीज जो है वो उभरे हैं और अब भी एक कोल्ड वार चल रही है। और ये जो कोल्ड वार है ना, अगेन लेट मी रिमाइंड यू, ये मिलिट्री से ज़्यादा निज़ामों की जंग है। बेसिकली ये निज़ामों की जंग है। ये भी पहले की तरह, पहले भी जैसे कम्युनिज्म और ये था ना कैपिटलिज्म, अब क्या है, वही कैपिटलिज्म है, वही जो विक्टोरियस फोर्सेस थी पहली कोल्ड वार की, कैपिटलिस्ट फोर्सेस वो हैं। और दूसरी साइड पे कौन है, मार्केट ओरिएंटेड कम्युनिज्म है चाइना का। पहले वाले कम्युनिज्म से डिफरेंट है, लेकिन ये भी कम्युनिज्म है। अलबत्ता इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके अंदर दूसरे मुल्कों के ऊपर निज़ाम थोपने वाला मसला नहीं है। मतलब इस कम्युनिज्म को कोई आपत्ति नहीं कि आप अपने अंदर कैपिटलिज्म लेकर आते हैं, या जो दूसरे मुल्क हैं अपने अंदर इस्लामी सिस्टम लेकर आते हैं, दे डोंट केयर। वो सिर्फ अपने जो अंदर, जो चाइना के अंदर सिस्टम है ना, मार्केट ओरिएंटेड कम्युनिज्म, ये इस पे कंसर्न है। लेकिन इन निज़ामों के दरमियान बेसिकली दुनिया में इस वक्त जंग चल रही है। अब इसमें मिडल ईस्ट एक बहुत बड़ा दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट खित्ता, इसको मैं कहता रहता हूँ। इस पे इन दिनों जो है वो बहुत ज़्यादा दोनों जो फरीक हैं ध्यान दे रहे हैं। अब चाइनीज़ पहले तो BRI लॉन्च किया ना उन्होंने मिडल ईस्ट के अंदर, लेकिन अब ब्रिक्स भी कर दिया है। ब्रिक्स के अंदर जो नई एडिशंस हुई हैं, आप नोट करें, पावर हाउसेस जो भी हैं मिडल ईस्ट के वो आ गए हैं इसके अंदर, ब्रिक्स के अंदर। और इस पे वेस्टर्न जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कह रहे हैं कि अब हमें कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए मिडल ईस्ट के हवाले से। हमें कुछ पैसा भी फेंकना पड़ेगा कि भाई हम भी आपको पैसे देते हैं, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, ये सारा कुछ देते हैं, आप हमारी तरफ हो जाएं। क्योंकि मिडल ईस्ट का दोनों फोर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस मिडल ईस्ट की है, तेल के हवाले से, एनर्जी के हवाले से नहीं, मार्केट भी है बहुत बड़ी मिडल ईस्ट। तो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं ये कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी हमें अडॉप्ट करनी है यहाँ पे, और साथ साथ डर भी दिखाना है कि हमारे बिना आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। अब इस बात में किस हद तक सच्चाई है आज के दौर में, पहले तो चले कोल्ड वार 1 के अंदर तो होता था ऐसा, अमेरिका अगर किसी मुल्क से हाथ उठा दे तो फिर गैर महफूज हो जाता था। स्पेशली अगर आप पहले अलायंस के अंदर थे अगर अमेरिका के, और सडनली अमेरिका पुल आउट कर दे तो फिर आप ज़्यादा वनरेबल होते थे। पाकिस्तान का मिसाल आपके सामने है, पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ ही इस वजह से कि अमेरिका फेल हुआ था सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। पाकिस्तान इत्तेहादी था अमेरिका का, ये अमेरिका की जॉब थी, अमेरिका का फ़र्ज था कि वो अपने इत्तेहादी को बचाए, लेकिन अमेरिका नहीं बचा पाया था। उनका जो जहाज था आते आते रुक गया था, मतलब वो नहीं आया। तो यहाँ पर भी वो कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं कि हमें उनको बताना पड़ेगा कि आज तक आप हमारी सिक्योरिटी पे जो है वो इन्हिसार करते रहे, लेकिन अगर चाइना के साथ जाएंगे तो आपको हमारी वेस्ट वालों की सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। द हिल एक बड़ा अखबार है, इसके अंदर एक ओपिनियन छपा है, ये मैं ज़रा आपको दिखाना चाहूँगा। इन्होंने कहा है कि चाइना डोमिनेटेड ब्रिक्स इज़ अ थ्रेट टू US इंटरेस्ट्स इन द मिडल ईस्ट। और इसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका नीड्स अ कैरेट एंड स्टिक स्ट्रेटजी ऑफरिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू ब्रिक्स मेंबर्स टू डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम चाइना विद द थ्रेट दैट अमेरिकन सिक्योरिटी इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर दोज हु कोजी अप टू चाइना टू मच। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या इस तरह के थ्रेट्स, ये कोल्ड वार का जो पहले वाला जो कोल्ड वार था ना, उस वक्त इस तरह के थ्रेट्स काम कर जाते थे, क्या ये स्ट्रेटजी चाइना के खिलाफ काम करेगी? आई डोंट थिंक सो। पता है क्यों? क्योंकि आज की दुनिया ऐसी दुनिया है, अनलाइक द कोल्ड वार 1 एरा जो पहले वाला कोल्ड वार था उसमें ऐसा नहीं था, लेकिन आज की दुनिया में क्या है, हर चीज़ का अल्टरनेट है। अब गौर तो करिए, ग्लोबल पेमेंट सिस्टम का अल्टरनेट आया हुआ है, वर्ल्ड बैंक का अल्टरनेट, एशियन डेवलपमेंट बैंक का अल्टरनेट, हर चीज़ का अल्टरनेट है। आपके ऊपर अगर डॉलर के सैंक्शंस लग गई तो भी अल्टरनेट है, दूसरी करेंसीज हैं जिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, हर चीज़ यहाँ पर अब अल्टरनेट मौजूद है। एक मुल्क अगर आपको कोई कमोडिटी नहीं देता सैंक्शंस की वजह से या किसी वजह से भी, दूसरा मुल्क दे देता है। एक मुल्क आपको हथियार नहीं देता तो दूसरा
जो सेलर है वो मौजूद होता है मार्केट में, वो दे देता है। आज की दुनिया ऐसी हो गई है, आज का निज़ाम ऐसा हो गया है कि एक चीज़ के कई कई अल्टरनेट दुनिया में मौजूद हैं। अगर अमेरिकन सिक्योरिटी नहीं देंगे मिडल ईस्ट वालों को, तो उनके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। उनके पास चाइना है, उनके पास रशिया का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो डिपेंडेंट है ही नहीं है उस लेवल के जैसे पहले हुआ करते थे। तो इस वक्त अमेरिका के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है, और उनकी जो पॉलिसीज़ तब्दील हुई हैं, ये जो चाइना और अमेरिकन को इक्वल इम्पोर्टेंस देते रहे हैं, वो इसी वजह से हुई है, बिकॉज दे नो दुनिया बदली हुई है। तो मेरे ख्याल से कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो है वो काम नहीं करेगी। अमेरिका के लिए जो चीज़ काम कर सकती है वो कंपटीशन है, कन्फ्लिक्ट नहीं, कंपटीशन। सिर्फ और सिर्फ कैरेट, चाइना की कैरेट से बेहतर कैरेट ऑफर करें आप। स्टिक मत दिखाएं, स्टिक दिखाएंगे तो वो भाग जाएंगे दूसरी तरफ। दे हैव द ऑप्शंस एज आई सेड। वो पुरानी स्ट्रेटजीज हैं कैरेट एंड स्टिक, अब काम नहीं करेंगी दुनिया में। अब सिर्फ ये काम करेगा कि जो चाइना ऑफर कर रहा है उससे बेहतर बेनिफिट अगर आप ऑफर करेंगे तो चल पाएंगे। स्टिक दिखाएंगे तो आप मजीद अपने जो पुराने इत्तेहादी हैं या अपने जो भी आपके साथ काम करते रहे उनको मजीद दूर कर देंगे अपने आप से। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की जो थ्योरीज है ना उनको अब रिवाइज करने की ज़रूरत है, और अब विन विन अप्रोच को जो है वो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है वेस्ट वालों को। ये नई कोल्ड वार है, इसको जीतने के लिए नए तरीके उनको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। पुराने वाले जो तरीके हैं वो इस कोल्ड वार में काम नहीं करेंगे।